हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिकल क्राफ्टर। हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। और जो आज का पार्ट है वीडियो का, ये है पार्ट 18th उसी चैप्टर का। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि आप सबको पता ही होगा क्योंकि हमने इससे पहले बोहर्स मॉडल बहुत अच्छे से स्टडी करा था। तो आज हम उसकी जो है लिमिटेशंस स्टडी करेंगे, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। इसकी सबसे पहले जो लिमिटेशन है, जो कि हमने बार-बार जब हमने मॉडल स्टडी करा था, तो हमने ये चीज़ मेंशन करी थी कि जो ये मॉडल है, बोहर्स मॉडल, ये है थोड़ा-सा इनकम्प्लीट। अब ये इनकम्प्लीट क्यों था? क्योंकि ये हमने पहले भी देखा था कि जो सारे जो पोस्टुलेट्स थे, वो सब के सब यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके लिए थे? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए थे। जैसे कि लाइकवाइज़ कि अगर हम देखें हाइड्रोजन एटम को अगर हम देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। या तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसे जो एटम्स होते हैं, सिर्फ उनके लिए ही सारे जो पोस्टुलेट्स थे वो क्या थे? एप्लीकेबल थे। पर जो जो ये थ्योरी थी, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी जो है, अगर वो आ जाए तो जिनके पास एक से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ना हो उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो उनके शेल्स में, तो उनको हम बोलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी, जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तब ये जो थ्योरी थी उन एटम्स पे ये फेल हो गई थी, क्योंकि उन्होंने, हमारे जो साइंटिस्ट थे नील बोहर ने, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के बारे में ही उन्होंने अपनी थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था। तो इसलिए ये सबसे बड़ा इसका हमारे पास क्या है? लिमिटेशन है कि जो मॉडल था वो सिर्फ और सिर्फ हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए ही था, या हाइड्रोजन एटम की तरह जो हमारे पास एटम्स थे उनके लिए ही था। पर जैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हमारे आते थे, तो उनके लिए ये जो थ्योरी थी वो फेल हो जाती थी। तो सबसे पहला पॉस्टुलेट इसका यही वाला है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हमारा इसका पॉस्टुलेट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। उन्होंने इसके बारे में भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो कब होता है। आपको, हम सबको पता ही है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो टू एटम्स के बीच में, ये हमारे पास अगर देखो ये टू एटम्स है, जब टू एटम्स के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन होगा, मतलब कि या तो वो डोनेट करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट हो सकता है दोनों के बीच में, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर वो दोनों जो है हमारे पास वो शेयरिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो ये जब तीनों चीजें, इनमें से कोई भी एक चीज होती है, तब हम बोलते हैं कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। पर जो यहाँ पे हमारे जो साइंटिस्ट नील बोहर थे, उन्होंने इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी अपनी पोस्टुलेट्स में और मॉडल में जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपने मॉडल में कि क्यों कोई भी एटम ये केमिकल बॉन्ड को क्यों बनाता है, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी बातें नहीं बताई। तो ये हमारा दूसरा इसका क्या है? लिमिटेशन है। अब हम थर्ड लिमिटेशन देखते हैं। इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। इसका मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पे व्हाइट लाइट को, यहाँ पे देखो ये व्हाइट लाइट है, इसको जब हमने यहाँ पे प्रिज्म से पास करा, ये वाला प्रिज्म आप देख पा रहे हो सब बच्चे, जब हमने इसको पास करा तो हमें पता है वो 7 डिफरेंट रंगों में स्प्लिट हो जाती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं विब ग्योर। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से स्टडी करा है। तो जब हमने सिर्फ एक ही कलर की रेडिएशन ली, जैसे यहाँ पे अब देखो वॉयलेट अगर हमने ले ली, इमेजिन करो कि वॉयलेट हमने लिया है, तो उसको जब हम दोबारा पास करवाएंगे किसी भी एटम से, तो वो क्या देखा हमने? वो भी अलग अलग इंटेंसिटी के शेड्स में यहाँ पे क्या हुई? स्प्लिट हो गई। जैसे वॉयलेट लाइट को हमने पास करवाया, तो ये भी इसने फर्दर अपनी स्प्लिटिंग शो करी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अलग अलग एनर्जी शेल्स तो होते ही हैं, स्प्लिटिंग हमें और शो करती है, पर इससे दोबारा से फर्दर जो स्प्लिटिंग करी है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि इन शेल्स में आगे फर्दर क्या है? सब शेल्स, मतलब कि आगे फर्दर एनर्जी लेवल्स हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन।
जो हमने यहाँ पे अभी देखा कि जो हमारा फाइनर डिटेल्स थी स्पेक्ट्रम की हाइड्रोजन एटम की, उसके बारे में भी उन्होंने नई बातें बताई, एक्सप्लेन नहीं करा कि जो फर्दर जो लाइंस थी हमारी विबग्योर जैसे हम देख रहे थे, अगर हम वॉयलेट को देख रहे तो इसने भी फर्दर स्प्लिटिंग शो करी, तो उन्होंने इसकी चीज के बारे में नहीं बताया। अब हम फर्दर देखते हैं हमारी नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब कि क्या, कि जो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस के शेड्स थे यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि अलग अलग यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं, हमें अलग अलग लाइंस दिख रही हैं। यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि जैसे कि इमेजिन करो, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ग्रीन कलर देखा, ये वाला ग्रीन कलर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ग्रीन कलर की लाइट है, तो कभी तो देखो यहाँ पे हल्का सा हमें यहाँ पे डार्क ग्रीन दिख रहा है, कभी यहाँ पे थोड़ा सा उससे टोन लाइट दिख रहा है, फिर यहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ और कलर आ गया, फिर यहाँ पे कुछ और दिख रहा है। ग्रीन कलर में ही कितने शेड्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग जो रंग दिख रहा है हमें ग्रीन कलर का, उसकी सबकी यहाँ पे क्या है, अलग अलग इंटेंसिटी है। तो इसके बारे में कि अलग अलग जो रंगों की इंटेंसिटी आ रही है, इसके बारे में हमारे साइंटिस्ट बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसका मतलब कि ये भी हमारी एक लिमिटेशन हुई कि उन्होंने इस चीज के बारे में हमें नहीं बताया। फर्दर हमारी एक लास्ट लिमिटेशन क्या है यहाँ पे, कि जो बोहर्स थ्योरी है was unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field, that is Zeeman effect, or an electric field, that is Stark effect। इसमें उन्होंने क्या बोला कि अगर हम यहाँ पे मैग्नेट रख दें, इमेजिन करो जैसे हमारे पास यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन है, यहाँ पे अगर हम देखें स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं ये वाली, यहाँ पे हमने रख दिया नॉर्थ पोल, यहाँ पे रख दिया हमने साउथ पोल। अगर हमने यहाँ पे देखो मैग्नेट्स रख दी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारी यहाँ पे लाइंस आ रही हैं, जैसे ये हमारी लाइंस आ रही है, तो ये फर्दर क्या दिखाएगी, स्प्लिटिंग दिखा देगी ऐसे, यहाँ पे स्प्लिटिंग करेगी। तो अगर यहाँ पे हम देखो कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन है, उसके बीच में अगर हम मैग्नेट रखेंगे तो वो क्या दिखाएगी हमें यहाँ पे कि अलग अलग यहाँ पे लाइंस में वो दोबारा से क्या हुई, स्प्लिट हो गई। मतलब कि स्प्लिटिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक एनर्जी शेल में भी अलग अलग एनर्जी शेल्स, मतलब सब शेल्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो ये स्प्लिटिंग जो है यही सिग्निफाई कर रही है कि जो अलग अलग सब शेल्स यहाँ पे और भी हैं। तो ये अगर हम यहाँ पे देखो स्टडी करें, हम फाइनर लाइंस जो हमने देखा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखें, उसको बोलेंगे हम जीमैन इफेक्ट, और अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को स्टडी करें इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम उसको बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। आपको इससे पता चल गया होगा। तो जीमैन और स्टार्क इफेक्ट, इसके बारे में भी हमें साइंटिस्ट बोहर ने कुछ नहीं बताया। इन सब चीजों की वजह से हमारे साइंटिस्ट बोहर, जो कि बहुत अच्छा मॉडल था, पर सिर्फ लिमिटेशंस, थोड़ी सी लिमिटेशंस की वजह से ये मॉडल जो था वो रिजेक्ट हो गया था। और फिर इसके बाद जो मॉडल आया था वो था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तब तक स्टूडेंट्स इतना ही जो कि हमने आज टॉपिक पढ़ा, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। आप इसको स्टडी कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। तब तक स्टूडेंट्स आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद आवर न्यू टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।